गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग भ्रूणोद्भव या भ्रूण विकास के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में जिसे हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस तरह से भ्रूणपोष का विकास, किस तरह से द्विनिषेचन होता है, दोहरा निषेचन जिसे कहते हैं, त्रिसंयुग्मन क्या है और किस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। अब आगे आज हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण का विकास। अब बच्चों, भ्रूण वास्तव में है क्या? कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से अंड जो है वो एक नर युग्मक से निषेचित होता है और युग्मनज का निर्माण करता है, उसी तरह से दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका को निषेचित करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो चूँकि भ्रूणपोष जो है उसके अंदर ही युग्मनज पाया जाता है, इसलिए पहले भ्रूणपोष का निर्माण होता है, उसके बाद युग्मनज और युग्मनज से भ्रूण का। इसलिए मैंने पहले आपको भ्रूणपोष के बारे में कल पढ़ाया था। अब आज हम लोग आगे भ्रूण के निर्माण और विकास, भ्रूण का निर्माण और किस तरह से उसका विकास होता है, ये सारी बातें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ पर युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण। ठीक है, युग्मनज में जब विभाजन होता है तो वो किस तरह से कई बार विभाजन होने के फलस्वरूप वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अभी हम लोग बच्चों देखो, ये तो आप लोग जानते हो कि पौधे जो हैं वो आवृतबीजी पौधे दो प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ठीक, और ये किस आधार पर ये नामकरण किया गया है? बीजपत्र के आधार पर। ठीक है, जिसमें दो बीजपत्र होते हैं उसे हम द्विबीजपत्री, और जिसमें एक ही बीजपत्र होता है उसको हम एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से भ्रूण का विकास जो है वो द्विबीजपत्री में किस प्रकार होता है और एक बीजपत्री में किस प्रकार होता है। वैसे तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि जो भ्रूण से, जिसको हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, जो सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है उसको हम प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, तो उसका विकास द्विबीजपत्री पौधे और एक बीजपत्री पौधों में समान रूप से होता है। एक विशेष अवस्था आ जाने के बाद वो दोनों में अंतर हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर दिखाया हुआ है, ये बच्चों यहाँ तक का, इसको देखिए आप, यहाँ तक का जो डायग्राम है वो दोनों ही पौधों में, यानी द्विबीजपत्री में भी और एक बीजपत्री में भी एक समान चलता है। जहाँ चेंज आता है वो इस अवस्था से आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों आप, ये है युग्मनज। ठीक, युग्मनज कैसा है? डिप्लॉयड है या द्विगुणित है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? दुगनी है। 2n से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये मैंने एरो से यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि युग्मनज में एक पहले क्षैतिज विभाजन होता है। क्षैतिज विभाजन जो है वो इस तरह से होता है कि वो दो असमान भागों में बंटता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से भाग को हम क्या नाम देते हैं? सस्पेंसर। ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं भ्रूण कोशिका। ठीक है बच्चों, ये जो होता है असल में इस सस्पेंसर का काम क्या होता है? देखो बच्चों, भ्रूण जो हमारा विकसित हो रहा है ये किसके अंदर विकसित हो रहा है? बीजांड के अंदर। ठीक, तो उस बीजांड से वो किस भाग से, किसी ना किसी भाग से तो वो जुड़ा रहेगा उससे। तो जिस पॉइंट से या जिस अंग के द्वारा वो बीजांड से जुड़ा रहता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? सस्पेंसर। ठीक है,
अब बच्चों ये इंग्लिश नाम है, इसके हिंदी नाम और भी ज़्यादा क्लिष्ट हैं, तो इसलिए आप ये नाम याद करने की कोशिश करिएगा। जो सस्पेंसर होता है वो आकार में बड़ा हमें जैसा कि दिख रहा है, और ये किस तरफ होगा बच्चों, ये माइक्रोपाइल की तरफ होगा। ठीक है, माइक्रोपाइल का अर्थ क्या हो गया? माइक्रोपाइल आपको मैंने बताया था कि वो स्थान, वो छिद्र जहाँ से पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका अंदर की तरफ प्रवेश करती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड में यानी कि विपरीत ध्रुव की तरफ एंटीपोडल होता है ना। आपको ध्यान होगा कि जो माइक्रोपाइल होता है उसी तरफ हमारा क्या होता है, अंड कोशिका पाई जाती है ना, और वहीं पर हमारा युग्मनज बनता है। ठीक, तो और उसके जस्ट विपरीत ध्रुव पर अगर आप चित्र का ध्यान करिए तो उस विपरीत ध्रुव पर हमें क्या मिलती हैं, एंटीपोडल सेल। तो ये जो एंटीपोडल सेल हैं उधर की तरफ भ्रूण कोशिका का निर्माण होता है और सस्पेंसर का निर्माण माइक्रोपाइल की तरफ होता है। ठीक, माइक्रोपाइल वो छिद्र है जहाँ से पॉलन ट्यूब या परागनलिका अंदर की तरफ प्रवेश करती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले तो एक बार विभाजन हुआ तो ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो गई, सस्पेंसर और भ्रूण कोशिका। ठीक है, ये इसको हम इंग्लिश में एम्ब्रियो सेल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये एम्ब्रियो सेल है। अब हम आते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है, अभी जो है भ्रूण कोशिका में किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं होता। अभी विभाजन कहाँ पर होगा, केवल सस्पेंसर सेल में, इसी में केवल विभाजन होगा। ये आप देख रहे हैं कि ये लगभग 4 या 6 या 8 इस तरह से कोशिकाओं में वे विभाजित हो जाती है। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में ये दिख रहा होगा, ये जो विभाजन दिख रहा है ये सस्पेंसर कोशिकाओं का है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब ये 6 से 10 कोशिकाओं तक विभाजित हो जाती है उसके बाद विभाजन शुरू होता है भ्रूण कोशिका में। ठीक है, अब इस भ्रूण कोशिका में किस तरह से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पहले ये नीचे ये एक कोशिका थी, इसके बाद यहाँ पर हमको कितनी दिख रही हैं, अब 4 कोशिकाएं। ठीक है, और ये 4 कोशिकाएं हमें सामने से दिख रही हैं। ठीक है, पीछे से ये कितनी हैं, पीछे से भी 4 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर कितनी कोशिकाएं टोटल हमें प्राप्त होंगी, 8 कोशिकाएं। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं हम, तो ये वाला चित्र अब आप देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो कोशिका है, भ्रूण की कोशिका जो है, ये अब दूसरे टियर में विभाजित हो जाती है। टियर का मतलब क्या होता है, दूसरे स्तर पे। ठीक, यानी कि जैसे यहाँ से हमें दिख रहा है 4 और पीछे 4, इसी तरह से उसके जस्ट आगे की साइड से दूसरा विभाजन शुरू होता है और वो कुल मिलाकर जो है 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम ये लिखा भी हुआ है मैंने, 2 टियर में विभाजन। ठीक है, अब इस अवस्था में क्या होता है कि ये भ्रूण कोशिका एक बॉल जैसी दिखाई पड़ने लगती, गोलाकार हो जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इस अवस्था को हम नाम देते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो या गोलाकार भ्रूण। ठीक है बच्चों, ये पहली अवस्था है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि ऊपर का हिस्सा देखिए बच्चों, ये वाला जो है ये वैसा ही है। ठीक है, ये यहाँ पर अब विभाजन रुक चुका है, लेकिन अभी जहाँ विभाजन हो रहा है वो ये वाली अवस्था है। ये और धीरे धीरे बड़ी होती है और कुछ ये इस तरह का जो आकार आपको ये वाला दिख रहा है, ये कैसा आकार दिख रहा है, हार्ट के शेप का, हृदय के आकार का। तो इस अवस्था में हम भ्रूण को क्या कहते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रियो या हृदय आकार भ्रूण। ठीक है, अब यहाँ तक इस अवस्था तक, अब ये कौन सी अवस्था है, इसको हम कहते हैं सेकेंड स्टेज। ये वाली फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकेंड स्टेज है। ठीक है, और जब हम आगे बढ़ते हैं यानी ये वाला, तो इसको हम कहते हैं थर्ड स्टेज, यानी इसको हम नाम देते हैं परिपक्व भ्रूण या मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, अब यहाँ पर
ये बच्चों ये आपको दिख रहा है ना कि विभाजन होता जा रहा है, इसमें कई कोशिकाएं बार बार विभाजित हो रही हैं और इनके आकार में वृद्धि हो रही है। फिर ये जाकर इस तरह से आपको ये जो संरचना अब दिख रही है, ये दिख रही है ना, ये वाली, ये और ये असल में क्या है, ये अब 2 बीजपत्र बन गए। ठीक है, जब यहाँ से बीजपत्र 2 हो जाते हैं तब वो पौधे जो हैं वो द्विबीजपत्री, यानी कि यहाँ से ही सारा चेंज हमको दिखाई देगा। द्विबीजपत्री पौधों में इस तरह से 2 अलग अलग बीजपत्र हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हम बीजपत्र को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चित्र आप लोग देखिए, ये बच्चों है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। इसमें आपको जैसे उस वाले चित्र में आपको दिख रहा था, ये 2 बीजपत्र आपको दिख रहे थे, तो ये द्विबीजपत्री हो गया। और इसमें क्या है, चूंकि ये एक बीजपत्री है तो इसमें एक ही बीजपत्र का विकास होगा। ठीक है, बाकी सारी इस अवस्थाएं जो मैंने फर्स्ट अवस्था बताई थी, गोलाकार, फिर हृदयाकार, ये इसमें भी आएंगी। ठीक है, उसी तरह से विभाजन होगा, लेकिन बाद में जब उसमें 2 बीजपत्र विकसित हो जाते हैं तो वो द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं, और जब एक बीजपत्र ही रहता है तो उसको हम एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें हम देख लेते हैं, इसके डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये इसकी संरचना आप समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर ये है स्कूटलम, ये सब इसकी संरचना है, ये इसको आपको एज इट इज़ याद करनी होंगी। ठीक है, ये इसका स्कूटलम है, और ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं, इसी के जस्ट नीचे वाला होता है प्ररोह शीर्ष या शूट एपेक्स। यहीं से प्रांकुर यानी कि तने का विकास शुरू होता है। ठीक है, और उसके हम नीचे बढ़ते जाते हैं तो आपको ये जो संरचना दिख रही है इसको हम कहते हैं कोलियोराइजा, या इससे मूलांकुर चोल कहते हैं इसको। यहाँ से मूलांकुर यानी कि जड़ तंत्र का फिर यहाँ से विकास शुरू होता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हो गई। यहाँ पर आपको एक ही ये संरचना दिख रही है, एक बीजपत्र है। और एक बात और आपको बताना था बच्चों यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पर आपको ये जो संरचना दिख रही है, ये इसी स्थान पर यहाँ पर आपको इसमें भी मूलांकुर और प्रांकुर यहाँ पर भी बनते हैं। तो जो हिस्सा ऊपर की तरफ होता है वो प्रांकुर में परिवर्तित हो जाता है, और जो नीचे की तरफ होता है वो मूलांकुर। मूलांकुर से जड़ का विकास नीचे की तरफ और प्रांकुर से तने का विकास ऊपर की तरफ होता है। ठीक है बच्चों, यही चीज़ इसमें भी होती है, बस अंतर क्या होता है, एक बीजपत्र और 2 बीजपत्र का। ठीक, अब चूँकि ये भ्रूण विकसित हो चुका है, ठीक है, अब आते हैं हम लोग बीज के निर्माण पे। बीज क्या है असल में? बीज जो है बच्चों वो लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। यानी कि जब लैंगिक जनन ये सारी देखो बच्चों आप लोग स्टेज पढ़ते आए ना, कई सारे चरण पढ़े आपने कि किस तरह से निषेचन होता है, फिर जो है भ्रूण पोष का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का निर्माण होता है, और फिर भ्रूण के बाद जो है बीज का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चरणबद्ध तरीके से चलती आ रही हैं। तो इसमें जो सबसे अंतिम स्टेज होती है वो होती है इसका बीज का निर्माण। ठीक है, अब वही बीज क्या है, यही बीज जब हम बाहर निकलेगा फल से तो वो फिर से एक नए पौधे को जन्म देने में सक्षम होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, अंतिम चरण है या अंतिम परिणाम इसको हम कह सकते हैं लैंगिक जनन का। ठीक, अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि बीज के निर्माण में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चों इसको आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में भी लिखना होगा जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, कि पहले हम देखते हैं निषेचन के पूर्व क्या होता है और फिर निषेचन हो जाने के बाद वही सारे अंगों में क्या परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा है अध्यावरण।
अध्यावरण अगर आपको याद होगा, जब हम लोग बीजांड की संरचना पढ़ रहे थे तो उसमें आपको जो बाहर उसकी दीवार आपको मैंने 2 बताए थे, एक बाह्य अध्यावरण और एक अंतः अध्यावरण, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। तो जो अध्यावरण है वही आगे चल कर के क्या बन जाता है, बीज का आवरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीड कोट। ठीक, बीज का जो बाहरी कवरिंग होती है वो किससे बनती है, अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट से। ठीक, अब ये इंटेग्यूमेंट चूँकि 2 हैं, अध्यावरण 2 हैं, बाह्य और अंतः। तो बाह्य अध्यावरण जो है वो बाद में चल के निषेचन के बाद टेस्टा में परिवर्तित हो जाता है और अंतः अध्यावरण टेगमेन में परिवर्तित हो जाता है। जब हम लोग देखिए बीज की, जैसे आप लोगों ने अभी देखा, कल आप लोगों ने पढ़ा था कि बीजांड के दो भित्तियाँ होती हैं, तो वो तो निषेचन हुआ नहीं होता ना, तब तक वो अध्यावरण कहलाती हैं। और जब उसका निषेचन हो जाता है, यानी जब नर युग्मक उसको आकर निषेचित कर देता है, तब उसके बाद वही अध्यावरण जो हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, बीज की कवरिंग में, बीज की बाहरी भित्ति में। ठीक, अब आता है तीसरा, माइक्रोपाइल। ठीक, माइक्रोपाइल क्या था, वही छिद्र था जहाँ से पराग नलिका का अंदर प्रवेश होता है। ठीक, तो अब वही माइक्रोपाइल क्या बन जाता है, बीज का छिद्र। अब वही बीजांड क्या है, बीज बन गया है। ठीक, तो उसी बीजांड माइक्रोपाइल का परिवर्तन अब निषेचन के बाद हो जाता है बीज के छिद्र में। ठीक है, बीज का छिद्र का मतलब क्या, देखो जब बच्चों, जब आपने देखा होगा, जैसे खड़ा, आप अगर खड़ी मटर लेते हैं या खड़ा चना लेते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि एक छिद्र जैसी संरचना एक आपको टिप पर, उसके शीर्ष पर दिखती है। उसको जब आप पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाता है ना। तो यानी कि उस छिद्र से क्या उसमें पास हो सकता है, ऑक्सीजन और जल। ठीक, तो उस छिद्र से, उसी से फिर वो अंकुरित हो सकता है ना। तो आगे अब बढ़ते हैं, चौथा हमारा है बीजांड। ठीक, अब इस बीजांड से ही बीज बन जाता है। यही मैंने आपको बताया, वो संरचना जो आपको मैंने बताई थी, जिसमें 7 कोशिकाएं थीं और 8 केंद्रक थे, है ना, वो संरचना ही अब वही बीजांड थी। और अब वही किस में परिवर्तित हो गई, बीज में। और जो अंडाशय था, अब बच्चों अंडाशय कहाँ था, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, अंडाशय के ही अंदर तो हैं। वो संरचना याद करिए आप लोग, जहाँ पर हमने वर्तिकाग्र बनाया था और वर्तिका, फिर नीचे उभरा हुआ अंग जो था जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, ये सब उसी के अंदर तो हमने बनाया था। तो ये जो अंडाशय जो बाहर की तरफ है, वही बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे आपको क्या एक बात समझ में आई बच्चों, कि इसीलिए जो है बीज फल के अंदर होते हैं, क्योंकि ये बीजांड कहाँ था, अंडाशय के अंदर था, है ना। अंडाशय फल बन गया और बीजांड बीज बन गया, तो फल के अंदर ही ना बीज हो गया। तो अब हम आते हैं अंडाशय की भित्ति, यानी अब जो अंडाशय की बाहर की उसकी कवरिंग थी, वो क्या बना देती है, फल की भित्ति, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, अब बच्चों ये यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको लिख दी है, इसको समझ लीजिए कि फल भित्ति जो होती है वो 2 तरह की होती है। जो हम फल खाते हैं, वो कुछ फल होते हैं जो गूदेदार होते हैं, जिसको हम डायरेक्टली ऐसे ही खा लेते हैं, है ना, जैसे अंगूर हो गया, अमरूद हो गया। तो इसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो गूदेदार होती है, जिसको हम खा सकते हैं पूरा। और कुछ होते हैं जिनकी फल भित्ति बहुत कठोर होती है, जिसको हमें हटा कर खाना पड़ता है, जैसे बेल हो गया, है ना, बहुत हार्ड होती है। जैसे मटर हो गया, तो मटर में भी जो हम खाते हैं वो तो अंदर वाला हिस्सा खाते हैं, जो उसका बाहर का है वो छिलका हम उसको निकाल देते हैं, तो वो उसकी फल भित्ति होती है। ठीक है बच्चों।